अब हम देखते हैं कि अगर हम इसको डिफ़ाइन करेंगे तो हम इसको कैसे डिफ़ाइन करेंगे। ठीक है, तो अगर हम डिफिनीशन ऑफ एटम लिखते हैं तो हम इसको लिखेंगे द स्मॉलेस्ट particle of an element which may or may not have an independent to have an independent existence but always takes place in a chemical रिएक्शन। मतलब ये है कि एटम के बारे में ये बता रहा है कि अगर हम डिफिनीशन वाइज इसको देखना चाहें तो ये होता है कि द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट विच मे और मे नॉट हैव एन इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस बट स्टिल ऑलवेज टेक्स प्लेस इन अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, भले ही ये इंडिपेंडेंट तरीके से स्वतंत्र रूप से भले ही एग्जिस्ट करते हो चाहे नहीं करते हो, लेकिन किसी न किसी तरीके से इनका किसी भी केमिकल रिएक्शन में इनका जो उपयोग होता है वो नेसेसरी होता है। किसी न किसी तरीके से ये किसी भी केमिकल रिएक्शन में ये पार्टिसिपेट जरूर करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं ये जो एटम्स होते हैं, जो नेक्स्ट पॉइंट हमारा होता है atoms, they consist, it means atoms consist of three fundamental types of particles। अब ये क्या होते हैं, इसे तो आपको पता ही चली गया होगा कि ये 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स क्या होते हैं। दे आर प्रोटॉन, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। दे आर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब मास की बात करते हैं तो अकॉर्डिंग टू मास मीन्स इट्स रिलेटेड टू वेट। तो अगर हम उसकी बात करते हैं तो न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन्स हैव approximately the same mass। यानी कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का जो मास होता है वो अप्रॉक्सीमेटली सेम होता है। एंड इनके तुलना में अप्रॉक्सीमेटली द सेम मास एंड कंपैरेटिवली mass of
इलेक्ट्रॉन इज नेग्लिजिबल, ठीक है। बट इलेक्ट्रॉन के कंपेरिजन में क्या होता है, नेग्लिजिबल होता है, बहुत ही कम होता है। अब आप सबको पता है कि जो प्रोटॉन होता है वो क्या कहता है, प्लस चार्ज कैरी करता है। जो इलेक्ट्रॉन होता है वो नेगेटिव चार्ज यानी कि माइनस चार्ज कैरी करता है, और जो न्यूट्रॉन होता है वो चार्जलेस होता है, चार्जलेस होता है, यानी कि ना इस पर कोई प्लस चार्ज होता है ना ही इस पर माइनस चार्ज होता है, ठीक है। ये तो हो गई इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की बात। और ये क्या होते हैं, एटम्स, यानी कि सब पार्टिकल्स ऑफ एटम्स, ठीक है। अब देखते हैं एटॉमिक वेट के बारे में बात करते हैं। एटॉमिक वेट क्या होता है, एटॉमिक वेट, एटॉमिक मास, जो भी कहें। अब हम देखते हैं ये क्या होता है। तो एटॉमिक वेट ऑफ एन एलिमेंट्स इज डिटरमाइनिंग बाय द कंबाइनिंग द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस। यानी कि अगर हम एटॉमिक वेट का डेफिनेशन लिखना चाहें तो क्या होगा कि द एटॉमिक वेट ऑफ एन एलिमेंट, weight of an element is determining by combining the total number of proton and neutrons in the nucleus, ठीक। न्यूक्लियस। अब बताइए, अब जैसे कि ये हमारे सेल्स होते हैं, ठीक, ये सेल्स होते हैं, ये हमारे सेल्स होते हैं, ठीक है। तो जैसे कि ये हमारा हो गया KLMN, ठीक। तो ये जो हमारे सेल्स होते हैं, इसमें जो सेंटर में होता है वो हमारा क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है। और ये जो सराउंडिंग में होते हैं, ये क्या होते हैं, ये क्या होते हैं, ये सराउंडिंग में जो आउटर मोस्ट में, ये सब क्या होते हैं, हमारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो अगर हमको किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक वेट जानना होता है तो वो क्या होता है, ये जो टोटल कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन और कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है, कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन और कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है, इसको हम टोटल करके निकाल लेते हैं क्या, हमारा एटॉमिक वेट, ठीक है। किसी भी एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट है, उसका अपना प्रोटॉन होता है, उसका न्यूट्रॉन होता है, अपना इलेक्ट्रॉन होता है। तो न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन और कितने न्यूट्रॉन है, इनके टोटलिंग करने पे हमको जो नंबर आता है वही हमारा क्या होता है, एटॉमिक वेट होता है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। अब देखते हैं आगे कि ये जो इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, इसके ऊपर एक सिंगल नेगेटिव चार्ज होता है, सिंगल नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक। इफ an atom of an element
is of element is to have जीरो, एक नोट है ये, एक कंडीशन ये भी होती है, हैव जीरो चार्ज, it must have the same number of electrons as proton, same number of electrons as proton. अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन है जिसके ऊपर सिंगल नेगेटिव चार्ज है किसी भी एलिमेंट का, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन, जो भी इलेक्ट्रॉन है, अच्छा जनरली हमको मालूम है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या होता है, सिंगल चार्ज कैरी करता है, बट इफ़ एनी केस अगर इलेक्ट्रॉन के पास जीरो चार्ज है तो क्या होगा, इट मस्ट हैव द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एज प्रोटॉन, उसके पास भी उतना ही इलेक्ट्रॉन होगा जितना कि प्रोटॉन के, उतना ही नंबर ऑफ, तो उस एटम के पास उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा जितना कि नंबर ऑफ उसके पास प्रोटॉन होगा. अगर ये कोई एलिमेंट है हमारा, ठीक है, ये ई बड़े से दिखाते हैं, ये अगर हमारा कोई एलिमेंट है, अगर इसमें जो इलेक्ट्रॉन भी है, प्रोटॉन भी है और न्यूट्रॉन भी है, ठीक है, अगर इसमें इलेक्ट्रॉन के पास जीरो चार्ज है तो क्या होगा, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उतना ही होगा जितना कि नंबर ऑफ प्रोटॉन है, एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन इज एज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन. ये हमको पहले से पता है, ठीक है, ठीक है, तो समझ में आ गया सबको. चलिए अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है साइज ऑफ, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है साइज ऑफ एटम, ठीक है. ये देखते हैं क्या होता है. द साइज ऑफ एन एटम इज एक्सट्रीमली स्मॉल एंड मच स्मॉलर देन व्हाट वी आर इमेजिन, ये तो हम पहले ही जान चुके हैं. तो अ लेयर ऑफ एन एटम एज थिक एज थिन शीट ऑफ पेपर इज फॉर्म व्हेन मोर देन बिलियंस ऑफ एटम्स आर स्टैक्ड टुगेदर. कहने का मतलब है कि जो एक एटम का लेयर होता है वो क्या होता है, एज थिक एज थिन, उतना ही मोटा होता है जितना कि एज थिन शीट ऑफ पेपर, जितना कि एक पेपर पतली होती है उतना ही इसका क्या होता है, इसकी मोटाई होती है. इस फॉर्म व्हेन मोर देन मिलियंस ऑफ एटम आर स्टैक्ड टुगेदर. और तब जो एक पेपर की शीट होती है, जब बहुत सारे एटम्स एक दूसरे के साथ स्टैक्ड होते हैं, और तब वो जो एक पतली सी जो एक परत बनती है उतनी ही ज़्यादा मोटी लेयर होती है एक एटम की. समझ में आ रही है बात. जैसे कि ये बहुत सारे एटम एक दूसरे के साथ स्टैक्ड होके, ये तो खैर मैं बहुत मोटा ही दिखा रही हूँ, लेकिन समझने के लिए मैं बस कह रही हूँ. जैसे कि ये ए बी सी डी बहुत सारे जो क्या होते हैं एटम्स जो होते हैं, मिलियंस की बात हो रही है, बहुत सारे मिलियंस में अगर हम इसको देखें तो एटम्स जो स्टैक टुगेदर एक दूसरे के साथ जब मिलते हैं और तब जो एक लेयर फॉर्म होती है, तो इसकी जो थीन लेयर मिलती है. मिलियंस एटम्स के मिलने पे भी जो एक लेयर बनती है वो भी थीन होती है, बहुत ज़्यादा थीन होती है, और उतनी ही पतली जो होती है चौड़ाई होती है, इतनी ही पतली चौड़ाई, अगर हम चौड़ाई के केस में देखते हैं तो इतनी ही ज़्यादा पतली चौड़ाई होती है एक एटम के लेयर की. समझ में आई बात. और इट इज़ इम्पॉसिबल टू मेजर द साइज ऑफ एन आइसोलेटेड एटम बिकॉज इट्स डिफ़िकल्ट टू लोकेट द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन सराउंडिंग द न्यूक्लियस. और चूँकि ये इतना ज़्यादा, कहने का मतलब है कि ये इतना ज़्यादा पतला होता है कि हम इसको मेज़र नहीं कर पाते हैं, बिकॉज इट्स डिफ़िकल्ट टू लोकेट द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन. क्योंकि पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होती है, यहाँ पे मैंने कहा ये जो पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन है, इसके पोजीशन को हमको लोकेट करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है. ठीक है, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन का है ये हमारा न्यूक्लियस है, इसके सराउंडिंग में है. ठीक है,
इस वजह से इसके थिननेस की वजह से, इसकी पतले, बहुत ज़्यादा पतले होने की वजह से हम क्या करते हैं,